तो आज स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल होते क्या हैं? दो इलेक्ट्रोडों से बनी डिवाइस को हम सेल कहते हैं। अब ये सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरे होते हैं विद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये जो विद्युत रासायनिक सेल हैं इनको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। जो पहले वाले सेल हैं यानी विद्युत अपघटनी सेल, ये जो सेल होता है ये एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड इसमें होते हैं। लेकिन जो हम देख रहे हैं गैल्वेनिक सेल, इसमें दो अलग अलग कंटेनर हैं और इनमें एक इलेक्ट्रोड इसमें है, एक इलेक्ट्रोड इसमें है। फिर समझें कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें एक ही कंटेनर में एक कोई विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा है और इसमें दो ये रॉड हैं, ये दोनों रॉडें मेटल की हैं और ये जो रॉड हैं ये बोली जाती हैं इलेक्ट्रोड। और इनका जो संबंध है वो किसी बैटरी से कर दिया गया है। बैटरी में हम देख रहे हैं कि ये वाला सिरा है ये पॉजिटिव है और ये सिरा नेगेटिव है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो पॉजिटिव वाला जो सिरा है इसे एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव है उसे कैथोड कहते हैं। लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में यहाँ ठीक उल्टा होता है। इसमें जो एनोड है वो नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। ध्यान देंगे सेल में हमेशा एनोड को लेफ्ट साइड में लेते हैं और कैथोड को राइट साइड लेते हैं। सेल कोई सा भी हो, चाहे वो विद्युत रासायनिक सेल हो चाहे वो विद्युत अपघटनी सेल हो। बस अंतर इतना होता है कि विद्युत अपघटनी सेल में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में ठीक इसका उल्टा होता है। अब ये दोनों सेल काम क्या करते हैं? तो जो हमारा विद्युत अपघटनी सेल है इस सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, यानी इसमें इलेक्ट्रिक का खर्चा होता है। लेकिन जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है, यानी इसमें जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती है। तो पहले हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल की। तो ध्यान देंगे सेल कोई भी हो उसमें हमेशा दो मेटल की रॉड होती हैं, ये इलेक्ट्रोड कहलाती हैं। एक एनोड होती है, दूसरा कैथोड होता है हमेशा, और इसमें एक लिक्विड भराया जाता है, एक सॉल्यूशन भराया जाता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। हर एक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जरूर होगा। तो अब इस सॉल्यूशन को बनने के बाद जैसे ही हम इनका जो संपर्क है वो किसी बैटरी से कर दें तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने पर इसमें कोई क्रिया होगी, वो जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को कहते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आता है विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसा हम देख रहे हैं कि ये फिर एक सेल लिया मैंने और इस सेल में हमने कोई एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया, यानी हमने कोई मान लो ले लिया हमने NaCl। यहाँ मैंने NaCl गला हुआ लिया है, मेल्ट लिया है पानी में, इसको डिजोल्व नहीं किया है, यानी बिना पानी का है, गला हुआ केवल NaCl ऐसा मेल्ट। और लेने के बाद ये हो गया इसका विद्युत अपघटन। अब देखिए इसमें ये दो रॉड हैं, ये हो गया एनोड, एनोड हमारा पॉजिटिव होता है, ये हो गया कैथोड, ये नेगेटिव होता है। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेंगे किसी बैटरी के द्वारा तो क्या होगा, इसमें जो प्रोसेस होगा
यानी इसमें करंट प्रवाहित करने पर जो प्रोसेस होगा उसे ही कहेंगे हम विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में जैसे पहले तो हमने NaCl जब हमने गला हुआ लिया तो ये Na धनायन और Cl आयन में परिवर्तित हो जाता है। अब क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोड पर क्रियाएं होंगी। मान लो पहले मैं क्रिया ले रहा हूं एनोड पर, ऑन एनोड। ध्यान दें Na धनायन और Cl ऋणायन दोनों आयन हैं। एनोड कौन सा होता है? एनोड होता है पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पर कौन सा आयन जाएगा? इसमें से नेगेटिव जाएगा, यानी Cl जाएगा। तो ये Cl नेगेटिव यानी Cl एनाइन ये गया कहाँ गया? एनोड पर। एनोड कौन सा वाला है? जीरा एनोड। ये Cl नेगेटिव यहाँ एनोड पर गया। ध्यान हमेशा रखेंगे एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। यानी ऑक्सीकरण माने इलेक्ट्रॉन को त्यागना। ये Cl इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। जैसे मान लीजिए Cl ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, लेकिन हम जानते हैं Cl इस फॉर्म में रहता ही नहीं है, तो क्या होता है वो Cl2 फॉर्म में रहता है। इसलिए यहाँ पर हमें 2Cl कर देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ऐसे ही यदि कैथोड पर देखें तो यहाँ कैथोड यानी नेगेटिव आयन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन जाएगा इसमें से? Na कैटायन जाएगा। और एनोड पर कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन क्रिया होती है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन माने ये इलेक्ट्रॉन को लेता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये बन गया सोडियम। तो इस तरह से क्या देखा, हमें कैथोड पर सोडियम मेटल मिलेगा। ये हमारा कैथोड है, यहाँ पर सोडियम मेटल यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत अपघटन। अब प्रश्न उठता है कि हमारा जो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कैथोड पर जो हमें धातु प्राप्त हुई, मेटल जो मिला हमें, वो कितना मिलेगा? तो कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर कितनी धातु प्राप्त होती है, इसके लिए फैराडे ने एक नियम दिया जिसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि इस सेल में ये जो धातु की मात्रा है वह सीधी सीधी डिपेंड करती है कि इसमें हमने कितनी इलेक्ट्रिक भेजी है। यानी जितनी हमने इलेक्ट्रिक इसमें भेजी है उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनल को हम इक्वल में करें तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इसे लिया हमने Z। Z क्या है? एक कांस्टेंट है, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो ये W हो गया, ये हो गया Q। अब जानते हैं हम कि Q इक्वल टू क्या होता है? Q होता है I इंटू T। I यानी धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और T माने यहाँ पर टाइम है, सेकंड। Z क्या हुआ? यदि हम 1 एम्पियर का करंट और 1 सेकंड तक फ्लो करें इस सेल में, उस समय जितनी हमें धातु प्राप्त होगी कैथोड पर, वो क्या होगी? वो ही कहलाता है इसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ये Z E अपॉन इतने के इक्वल होता है। इस तरह से हमारा एक नया फार्मूला बन गया, W इक्वल टू E अपॉन 96,500 गुणा I इंटू T।
तो इस सूत्र से या हम इस सूत्र से क्या करेंगे, आगे चल के हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है कि कैलकुलेट द मास डिपॉजिट बाय पासिंग ए करंट ऑफ 0.3 एम्पियर फॉर 45 मिनट्स इन ए सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। और यहाँ पर Cu का मोलर मास यानी अणुभार दिया है 63.5। क्या करना है हमको कि अभी हमने क्या किया, एक सेल लिया है और सेल में हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा है और उस सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, करंट फ्लो किया और कितना किया है, 0.3 एम्पियर का। तो इसमें हम कह सकते हैं, यानी इसमें I इज इक्वल टू हो गया 0.3 एम्पियर। कितने टाइम किया है, 45 मिनट्स, यानी हो गया हमारा टाइम 45 मिनट्स। लेकिन ध्यान दें, हम इसमें जो टाइम है उसे क्या यूज करते हैं, सेकंड में। तो जो हो जाएगा 45 इंटू 60 सेकेंड, ये हमारा टाइम हो गया। आगे चल के इसमें वो क्या पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं W, यानी कितनी मात्रा हमें उसकी मिलेगी, किसकी, कॉपर की। अब हमें चाहिए, एक चाहिए तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट चाहिए कॉपर का, यानी कॉपर का इक्विवेलेंट वेट। देखिए तुल्यांकी भार निकालना आपने पहले सीखा था, ये होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी। तो इसका मोलर मास दिया है हमें, कितना दिया है, 63.5। और कॉपर पे चूंकि वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, ये होता है कॉपर, तो 2 वैलेंसी होती है, इसलिए वैलेंसी होगी इसकी 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा 31.75। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, यानी कॉपर का तुल्यांकी भार। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसमें। तो फार्मूला क्या बताया मैंने आपको, फार्मूला इसका बताया W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू टी। तो E की वैल्यू अभी हमने निकाली है 31.75, ये हो गया 9600। I कितना है इसमें, ये 0.3 एम्पियर और इसके बाद T हमारा हो गया 45 इंटू 60 सेकेंड। इस सब को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर निकल आएगा। कभी कभी इस तरह से भी न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें 1 मोल Al पे 3 धनायन को Al में चेंज करना है। यानी सीधी सी बात है, एल्यूमिनियम के किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट है और उसे हमें एल्यूमिनियम मेटल को हमें प्राप्त करना है कैथोड पर, और वो कितना है, वो 1 मोल है। तो कितना हमें इसके लिए कितने कूलम हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक तरीका ये भी है कि हम क्या करें कि पहले इसका एक रासायनिक समीकरण बना लें। जैसे हम देख रहे हैं कि Al आयन को चेंज किया जा रहा है Al मेटल में। तो यदि हम चार्ज इक्वल करने का प्रयास करें तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 3+ है, इधर कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। इससे क्या हो गया, हमारा दोनों साइड में चार्ज इक्वल हो गया। ये जो चार्ज है, यदि मैं इसको 1 मोल लूँ तो यहाँ साफ दिख रहा है कि 1 मोल एल्यूमिनियम मेटल को यदि हमें प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें
3 फैराडे चार्ज चाहिए। क्या चाहिए? 3 फैराडे चार्ज के लिए। अब प्रश्न में पूछा है ये कूलम में बताओ इसको। तो हम जानते हैं कि 1 मोल इजिकल टू 1 मोल एल के लिए हमें चाहिए 3 फैराडे और 1 फैराडे होता है 96.500 कूलम। इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें वो कह रहे हैं कि अब हमें Cu डबल पॉजिटिव से हमको Cu प्राप्त करना है। यानी कॉपर का कोई सॉल्ट हो सकता है, कॉपर सल्फेट हो सकता है, कॉपर नाइट्रेट हो सकता है, उसको लिया हमने और कैथोड पर हमें कॉपर मेटल हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ क्या करें, यहाँ देखें, पहले इक्वेशन को बैलेंस करिए। तो यहाँ कितने हैं? यहाँ 2 धनायन है, यानी यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, 2 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे और ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये 1 मोल हो गया और ये हो गया 2 फैराडे। यानी यदि कॉपर 1 मोल हमें प्राप्त करना है तो फिर आवेश को देखें तो यहाँ हमें 2 फैराडे आवेश चाहिए। तो इसके लिए लेकिन हमें क्या करना है, इसको कूलम में चेंज करना है। तो हम देख सकते हैं कि 1 मोल कॉपर प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश कितना? 2 फैराडे। और इस फैराडे को चेंज कर दो कूलम में, यानी क्या करें, 96,500 का इसमें गुणा कर दें और इस तरह से हमारा ये आंसर निकल आएगा।